हेलो दोस्तों, स्टडी 26 पर पुनः आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में अब आगे हम लोग इसके सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके नगर योजना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इससे पहले हमने हड़प्पा से लगभग ये तीन वीडियो इससे पहले बन चुका है और ये चौथा वीडियो है हड़प्पा पे। और इसमें हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो समाज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो उस पर हम लोग पहले चर्चाएँ कर लें कि आखिर सामाजिक स्थिति में कौन कौन सी बिंदु होगी, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा का जो समाज था वह क्या वर्गों में विभाजित था, कितने वर्ग में विभाजित था वो, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता के समाज के जो जितने भी लोग हैं वो कौन कौन से प्रजाति के लोग थे, उनको एक बार देख लेंगे। और फिर उनके रहन सहन की चर्चा करेंगे, उनका वेशभूषा कैसा था, खान पान उनकी कैसी थी, भोजन मतलब। फिर औषधि में कुछ वो प्रयोग करते थे तो या उसका कोई प्रमाण मिला है तो उसका हम लोग देख लेंगे। फिर उनके आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन के साधन, वो मनोरंजन किस प्रकार करते थे उस पर चर्चा करेंगे। और फिर जनसंख्या इसकी क्या थी। और एक अंतिम जो टॉपिक होगा वहाँ पे होगा शवों का दाह संस्कार, या नहीं तो मृतक समाधान जिसको बोलते हैं, या समाधान कैसा था। तो इन सभी बातों पर चर्चा आज सामाजिक स्थिति में हम लोग करेंगे। और चलिए अब हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले पॉइंट जो है इसमें हम लोग देख लें। और इसमें सबसे मेन चीज़ हम लोग को ये देखना है कि स्त्रियों की स्थिति भी इस समाज में कैसी थी, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सामाजिक स्थिति हड़प्पा सभ्यता की जो देखेंगे उसमें हम लोग देखते हैं कि सामाजिक स्थिति के बारे में हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके जो लिपि है उसको तो पढ़ा नहीं गया, भाव चित्रात्मक जिसको कहते हैं उसको पढ़ा ही नहीं गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो पढ़ी ना जाने के कारण इसके समाज के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक जो उसके प्रमाण जहाँ जहाँ से मिले हैं उसी के आधार पर उसके बारे में कुछ हम लोग मतलब इतिहासकार जो लिखे हैं उसी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हड़प्पा का समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाइएगा इसकी विशेषता में। हड़प्पा सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में आप लिखें। विभाजित था, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप इसका आंसर जो लिखिएगा, या इसमें जो इसका, यानी तो हम लिख सकते थे समाज 4 वर्गों में विभाजित है, कौन कौन। तो इसमें 4 वर्गों में विभाजित था तो आप लिख लें डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। सबसे पहला कौन सा वर्ग है, तो आप देखिए पहला है पुरोधा वर्ग, या इसको विद्वान वर्ग भी बोला जाता है, विद्वान वर्ग। इसके अंतर्गत कौन कौन आते थे, तो देखिए इसमें पुरोहित, उसके बाद ये जो भविष्यवेत्ता होते थे वो आते थे, पुरोहित आते थे, ज्योतिषी आते थे, वेद आते थे। तो इसमें लिखिएगा पुरोहित, वैद, ये एक ज्योतिषी, ये सभी इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये पहला वर्ग था। दूसरा वर्ग जो था आप लिखिएगा अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य वर्ग। तो इसमें व्यापारी लोग आते थे। तो आपको पता है कि व्यापारी लोग क्या करते हैं, इनका संबंध व्यापार से रहता है, तो ये लोग इसी से आते थे अभिजात्य वर्ग में। तीसरा सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग में सेना लोग आता होगा,
और चौथा जो है अंतिम जो वर्ग है इसका, जैसे सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में आप देखिएगा, इसमें जैसे कि आते थे, मछुआरा होता था, मजदूर था, श्रमिक था, कृषक था, ये सभी वर्ग, सभी लोग सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता 4 भागों में विभाजित था। यानी हड़प्पा सभ्यता के समाज 4 वर्ग में विभाजित थे। पहले पुरोधा वर्ग के लोग आते थे या विद्वान वर्ग के लोग आते थे, उसमें पुरोहित होता था, वेद और ज्योतिषी। अभिजात्य वर्ग के अंतर्गत व्यापार व्यवसाय करने वाला व्यापारी वर्ग लोग आते थे। सैनिक वर्ग जिनका काम सुरक्षा से है वो आते होंगे तीसरे वर्ग में। और चौथा सामान्य वर्ग। ये इतिहासकार का मानना है। इसके बारे में देखिए, लिखित जो भी है वो पढ़ा ही नहीं गया है, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये इतिहासकार का मानना है कि यही सब आते होंगे, क्योंकि वहाँ से जो भी अभी तक प्रमाण मिले उसी प्रमाण के आधार पर। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग इसकी चर्चा कर लिए। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रजाति के लोग थे हड़प्पावासी। देखिए, प्रजाति के लोग तो बहुत तरह की प्रजाति होती है, और उसमें हड़प्पा के मेन रूप से कौन कौन से प्रजाति के लोग आते थे, तो वह अभी 4 प्रजाति के लोग, मतलब उनका माना जाता है कि मुख्यतः 4 प्रजाति के ही लोग ये सब होंगे। तो वो कौन कौन से थे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वह भी हम लोग को समाज में इसी कड़ी में, देखिए ये है आपका एक तरह से एक क्रम है जिसके आधार पर आप पढ़ें, इसी तरीके से पढ़ा जाता है, और इसी प्रकार से आप पढ़िएगा तो ज़्यादा बात आपको समझ में भी आएगा। तो इनकी प्रजाति क्या थी, हड़प्पा समाज की जो लोग जो समाज में आते थे उनकी प्रजाति कौन थी। तो प्रजाति में आप लिखें, प्रजाति, इनकी प्रजाति कौन 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 सी थी। तो प्रजाति में आप लिखिए पहले भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग थे ये लोग। दूसरा इनकी प्रजाति जो थी मंगोलाइड, मंगोलाइड। तीसरी इनकी अल्पाइन, और चौथी इनकी होती थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट। इसको लिख के हम दिखाते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ये 4 प्रजाति था। अल्पाइन, मंगोलाइड, लाइड या लाइड दोनों ही है, अब भूमध्य सागरी। तो देखिए इसका और ये प्रोटोस्ट्रोलाइड, ये दोनों का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप लिखिएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ से एक मतलब नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो ये प्रोटोस्ट्रोलाइड प्रजाति का है। और यहाँ से मंगोलाइड, यह भी आपको जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। योगी की मूर्ति, यह भी मंगोलाइड प्रजाति के हैं। तो ये हो गया इनकी प्रजाति, मुख्यतः 4। और कहाँ से प्रमाण, मोहनजोदड़ो का याद रखिएगा। मंगोलाइड एक ही जगह से मिला, मंगोलाइड का तो मोहनजोदड़ो से, और प्रोटोस्ट्रोलाइड का भी मोहनजोदड़ो से। बाकी ये दोनों ये सभी जगह से मिले हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये प्रजाति पे जो विशेष है, अपवाद है, वही हम लोग देख लिए। और बाकी ये चारों में से ये दोनों जो है वो तो सब जगह से मिला है, कॉमन है। तो चलिए अब हम लोग आए, और सर्वाधिक पूछेगा कौन प्रजाति, तो यही भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ज़्यादा थे हड़प्पावासी। किस प्रजाति के ज़्यादा थे, तो भूमध्य सागरीय। और आपको बता ही दिए, ये चारों प्रजाति को आप एक बार ध्यान रखिएगा नोट करके, ताकि आपसे अगर प्रजाति पे इसके सवाल आए तो आप आसानी से उसको दे सकें। प्रजाति के बाद इनका पहनावा ओढ़ावा कैसा था, यानी
उनका रहन सहन किस प्रकार का था। तो देखिए पहनावा ओढ़ावा इनका, उसको भी लिख लीजिए। पहनावा ओढ़ावा इनका कैसा था, तो ये सूती वस्त्र और तथा ऊनी वस्त्र के कपड़े पहनते थे। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र का जो प्रमाण है कहाँ कहाँ से मिला है। तो सूती का प्रमाण कहाँ से मिला है, सूती वस्त्र का प्रमाण, तो ये सबसे पहले देखिए मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा से सूती वस्त्र का प्रमाण नहीं मिला, हड़प्पा से सूती जो धागे हैं उसको उसका प्रमाण मिला। तो हड़प्पा लिखिएगा, हड़प्पा, और तीसरा आप लिख लें कालीबंगा। कालीबंगा से जो है एक अस्तूरा मिला है जो कि सूती वस्त्र में ही लिपटा हुआ है, तो उसका प्रमाण कालीबंगा से मिला है। तो ये तीनों ही प्रमाण कहाँ से, सूती के वस्त्र के प्रमाण कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ये तीनों ही यहाँ से मिले हैं। तो अब देखिए पहनावा ओढ़ावा में तो ये वस्त्र पर हो गया। तो वस्त्र के बाद इनका क्या था, पहनावा ओढ़ावा, तो आभूषण भी ये लोग पहनते थे, स्त्री हो या पुरुष सभी आभूषण पहनते थे। तो स्त्री पुरुष सभी कान में ये कुंडल, अंगूठी, जैसे गले में हार, ये सभी चीज ये लोग पहनते थे जो आज महिलाएं पहनती है, लगभग सारी चीजें वहाँ पे भी थी। अब इनका आभूषण कौन कौन से मटेरियल का बना होता था, इसको भी याद रखिए। मटेरियल बस देख लेना है, अभी का ही है सारा चीज आभूषण। तो आभूषण के बिंदु पर आप देखिएगा तो ये सोना हो गया, चांदी, चांदी, सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, मिट्टी का भी प्रयोग होता था आभूषण बनाने में। उसको टेरिकोटा जिसको बोलते हैं कि पका के मिट्टी को, पक्की मिट्टी का प्रयोग होता था। उसका हड्डी का भी, हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। तो ये आभूषण में इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। देखिए जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो सोना चांदी इन सबों का, इनका ज़्यादा प्रयोग करते थे, लेकिन जो श्रमिक वर्ग या गरीब लोग थे उनका प्रयोग होता था तांबा, मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के और आभूषण हड्डी के, इनका प्रयोग ज़्यादा हुआ करते थे। तो आभूषण स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। उसके बाद इन और चीज़ आप देखिएगा इसमें श्रृंगार प्रसाधन, ये मतलब कि सजने संवरने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो सजने संवरने के लिए आज जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें होती थी, तो आप उसमें लिखिएगा, देखिएगा कि पाउडर का प्रयोग कहाँ से उसका साक्ष्य मिला है। तो उसमें आप मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, और चंद्रहुदड़ो से लिपस्टिक, काजल, ये सभी चीज़ का प्रयोग उसके साक्ष्य वहाँ से मिले, चंद्रहुदड़ो से। तो आप उसको याद रखिएगा, या नहीं तो हम लिख देते हैं। श्रृंगार प्रसाधन, श्रृंगार प्रसाधन में कहाँ से, तो देखिए ये लोग लिपस्टिक हुआ, काजल, हाथ में चूड़ी, पाउडर, सारी चीज जितने भी आज महिलाएं करती हैं वो सभी। ये लोग भी बाल अपना गुथती थी महिलाएं यहाँ की, बड़े दाढ़ी पुरुष रखते थे, बाल बड़ी बड़ी लंबी लंबी महिलाएं रखती थी। वो चूड़ी तो आप देखिएगा डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो से मिला है, कांसे की मूर्ति, वो तो यहाँ तक पूरे हाथ में ही उसका चूड़ी पहनी हुई महिलाएं उसकी रहती थी। तो ऐसा मतलब प्रमाण वहाँ से मिला है कि वो लोग चूड़ी पहनती थी। तो चूड़ी का प्रमाण सबसे ज़्यादा देखिएगा, चूड़ी जो है ये काले रंग की चूड़ी, चूड़ी सर्वाधिक जो मिली है वो कालीबंगा से, कालीबंगा से। और पाउडर, पाउडर का प्रमाण आप देखिए मोहनजोदड़ो से,
मोहनजोदड़ो से। और बाकी जो है लिपस्टिक हुआ, काजल हुआ, ये दोनों का प्रमाण आप लिखें चंद्रभद्र, चंद्रभद्रों से, यहाँ से ये दोनों का। और बाकी जितने भी प्रसाधन के चीज़ हैं सारे चीज़ यहाँ से मिले हैं। जैसे कि बैंड के लिए ये क्लिप वगैरह का यूज जो करती थी यहाँ की महिलाएं, तो वो सारे प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से आभूषण में मटेरियल का प्रयोग होता था और वो पहनती थी। उसके बाद उनका पहनावा ओढ़ावा में कपड़ा कैसा था वो हो गया। अब हो गया उनका श्रृंगार प्रसाधन कैसा था। ये बातें हो जाने के पश्चात हम उनका खान पान आप देख लेते हैं, क्योंकि वो भी सामाजिक जीवन का ही एक भाग है जो कि आप देखते हैं खान पान। तो खान पान ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही भोजन करते थे। ये जैसे कि यहाँ से कुछ जानवर के भी जो साक्ष्य मिले हैं उसको हम बताएंगे। पशुपालन, जब आर्थिक स्थिति इसके बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ पे पशुपालन हो गया। और कृषि के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वो सारी बातें वहाँ पे भी आएंगी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मतलब ब्रीफ में आपको बता दें कि क्या क्या इनका खान पान था। तो खान पान में ही इनका टॉपिक है खान पान। तो इनका खान पान कैसा था, तो हड़प्पावासी का खान पान जो था वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था। तो पहला आप लिखें हारी, मांसाहारी, और दूसरा आपका हो गया शाकाहारी। शाकाहारी, तो शाकाहारी में, मांसाहारी में आप देखिएगा जितने भी बकरी का भी वहाँ से प्रमाण मिला है, कुछ ये भेड़, कछुआ, उसके बाद आप देखिएगा मछली इत्यादि का ये लोग प्रयोग करते होंगे। और उसके बाद शाकाहारी में देखिएगा दूध, जौ, सबसे अच्छा जौ का प्रमाण जो मिला है बनावली से, आप इसे भी देख लें। सबसे उत्कृष्ट किस्म का जो प्रमाण मिला है जौ का वो बनावली से मिला है। उसके बाद चावल, चावल का प्रमाण रंगपुर और लोथल, ये दो जगह है जहाँ से चावल का प्रमाण सर्वाधिक मतलब यहीं से मिला है। चावल का प्रमाण रंगपुर और लोथल से, और जौ का बनावली से। उसके बाद देखिए गेहूं का प्रमाण, उसके बाद आप देखिएगा कि ये लोग जैसे कि नींबू, फल में देखिएगा कि अंगूर, केला और हरा साग सब्जी भी तो ये प्रयोग करते ही थे। सब्जी जैसे खजूर भी इनका प्रयोग होता था, खजूर। तो ये सभी चीज़ें जो कि निरामिषीय लोग, शाकाहारी वाले या निरामिष वाले इसका प्रयोग करते थे, और ये भी करते थे। लेकिन हाँ, मांसाहारी भी लोग थे तो मांसाहारी में ये सभी इन सभी का मतलब प्रयोग वो लोग करते होंगे। तो खान पान इनका यही था। और जो मेन है कि चावल कहाँ से प्रमाण, लोथल और रंगपुर से, बनावली से, उत्कृष्ट जौ का प्रमाण। बाकी हम जब आर्थिक स्थिति इसकी पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो सारी बातें आ ही जाएंगी और बता भी देंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से फसल का प्रमाण मिला है, तो उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, इसमें यही हम लोग को जाना है कि खान पान इनका कैसा था। तो इनका मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही भोजन करते थे, और कहाँ क्या क्या था मांसाहारी शाकाहारी में, तो ये भी बात आप जान गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। चलिए, अब अगला इनका जो टॉपिक है कि इनका खान पान हो गया, इनका रहन सहन हो गया, इनका आमोद प्रमोद के बारे में हम लोग जान रहे हैं। यानी कि अब यहाँ से कहाँ कहाँ से इनके बारे में हम लोगों को क्या क्या प्रमाण मिलता है कि ये मनोरंजन क्या क्या करते होंगे। तो देखिए, मनोरंजन आज ही की तरह था। ये सारी बातें जितनी भी है जो आज हम लोग यूज करते हैं वही बातें यहाँ पे भी है। बस उसको एक वही है कि अपवाद कहाँ कहाँ से उसके प्रमाण है, बस उसी को हम लोग को देखना है। तो मनोरंजन या आमोद प्रमोद भी इसको बोला जाता है। तो मनोरंजन या आमोद प्रमोद के प्रमाण, तो यहाँ देखिए मनोरंजन में ये लोग क्या, पासे खेलना, फिर उसके बाद देखिए शतरंज का खेल करते थे ये लोग, बैल को लड़ाने का काम करते थे, उसको भी शिकारी वाला कार्य करते थे, जैसे मछली पकड़ना हो गया, पशुओं को पकड़ना हो गया। तो ये सभी, फिर देखिएगा डांसिंग गर्ल का जो प्रमाण आपको मिला है मोहनजोदड़ो से, ये सारे के सारे प्रमाण, यानी नाच गान का भी आयोजन वहाँ होता होगा। यही जो एविडेंस मिले हैं, इसी आधार पर इतिहासकार बोलते हैं कि ये सभी कार्य होते होंगे।
तो यही है, मनोरंजन में ये सभी चीज़ होते थे। अब इसमें हम लोग स्पेशल देख लेते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ का प्रमाण मिला है मनोरंजन में। तो जैसे सबसे पहले हम लोग देख लें कि शतरंज के खेल का प्रमाण। तो शतरंज के खेल का प्रमाण जो हम लोग को मिला है, ये लोथल से मिला है, ये लोथल से मिला है। दूसरा स्टेडियम का प्रमाण, स्टेडियम के खेल का प्रमाण, ये कहाँ से है? धोलावीरा, धोलावीरा से स्टेडियम के खेल का प्रमाण मिला है। धोलावीरा से स्टेडियम के खेल का प्रमाण मिला है। उसके बाद डांसिंग गर्ल, जिसको नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वह आप देखिए मोहनजोदड़ो से। उसके बाद देखिए यहाँ के बच्चे मतलब झुनझुने का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। फिर यहाँ पे बहुत से मतलब मानव आकृति भी मिले हैं, मानव आकृति, स्त्री के भी मृण मूर्ति, बहुत से देखिएगा जानवरों के भी मृण मूर्ति यहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो इससे यह स्पष्ट है बच्चे इसको खेलने के लिए कि इन सभी चीज़ों को बनाते होंगे मिट्टी से और उसका खेलने में प्रयोग करते होंगे। तो ये सभी प्रमाण आपको याद रखना है, मनोरंजन के ही साधन में वो सभी आ जाता है। बस उसको ध्यान रखिएगा कि ये सभी आज भी देखिएगा कि गांव में बच्चे लोग मिट्टी के मूर्ति बना के खेलते हैं, तो वही काम वहाँ भी करते थे लोग, कुछ नया नहीं था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बस नया यही है कि वो लोग पहले करते थे और अभी हम लोग बहुत बाद में भी कर रहे हैं उसी चीज़ को। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और जो स्पेशल था उसको हम लिख भी दिए कि कहाँ से क्या क्या मिला है। तो शतरंज का कहाँ से? लोथल से। स्टेडियम का प्रमाण धोलावीरा से। और उसके बाद डांसिंग गर्ल तो उसका मोहनजोदड़ो से। तो ये 3 इसमें स्पेशल था। तो आ जाइए आप यहाँ पे यातायात के साधन क्या है। तो यातायात में भी आप देखिएगा समाज में जो लोग रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाते होंगे, जल और स्थल दोनों ही मार्ग का प्रयोग होता था। तो हम आपको बताए भी थे नगर योजना में कि वहाँ पे आप देखिएगा कि नगर योजना में जो हम बताए कि सड़कें जो थी, सड़कों का भी व्यवस्था था। लोथल जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, यानी डॉकयार्ड, यानी वो एक तरह से बोलिए आप वहीं से नाव जहाज पे लोड होके सारा सामान एक जगह से दूसरे जगह जाता होगा, उसका भी यातायात आयात निर्यात किया जाता होगा। ये लोथल से मिला है डॉकयार्ड का प्रमाण। तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे यातायात के साधन 2 तरीके के थे। एक में तो था कि ये लोग नदी से भी जाते थे और एक स्थल मार्ग जैसे कि सड़कों पर। तो सड़कों में बनावली से देखिएगा तो 4 पहिए वाहन का एक मतलब उसकी रेखाएं मिली है वो वहाँ की सड़कों पे। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ से दायमाबाद से एक कांसे की मतलब ये कांसे का एक कह सकते हैं आप रथ नुमा गाड़ी मिला है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे यातायात के रूप में इनका प्रयोग होता होगा। तीसरी बात ये बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ये सभी का प्रयोग ये लोग यातायात के रूप में करते होंगे। तो यातायात में जो स्पेशल है उसको हम लिखा देते हैं। तो यातायात 2 तरीके से, स्थल और जल दोनों, और जल मार्ग, इन दोनों तरीकों से किया जाता था। तो स्थल मार्ग में आपको हम बता ही दिए कि यहाँ से आप दायमाबाद वाला एक लिख लें। दायमाबाद से एक नगण्य गाड़ीवान जो है चला रहा है क्या है? कांसे की एक उसको क्या होता है गाड़ी हाँ, इसी को बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, बैलगाड़ी का प्रमाण यहाँ से मिला है। और देखिए स्थल मार्ग में ये बैलगाड़ी और दूसरा है बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। का
प्रयोग करते थे स्थल मार्ग। और जल मार्ग में आपको तो पता ही है, नाव जहाज का प्रयोग होता होगा। चूँकि जल मार्ग से प्रमाण, अभी हम जब इसकी आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कहाँ से क्या क्या मंगाया जाता था, और उसमें समझ में आते आपको चला जाएगा कि ये जल मार्ग से आते थे या स्थल मार्ग से। तो ये नाव जहाज इत्यादि का प्रयोग यहाँ जल मार्ग में, और यहाँ से डॉकयार्ड का प्रमाण यानी गोदीवाड़ा का प्रमाण लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा का प्रमाण लोथल से मिला है। तो ये हो गया यातायात के साधन क्या क्या थे। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं औषधि में ये लोग क्या करते थे। आखिर देखिए, ये लोग अगर समाज में रह रहे थे तो ये लोग भी बीमार होते होंगे कभी ना कभी, तो औषधि में ये लोग क्या प्रयोग करते थे। तो औषधि में देखिए कहा जाता है कि समुद्री फैन का प्रयोग, नीम के पत्ते का प्रयोग, ये औषधि बना के उसका प्रयोग करते थे। तो औषधि में हम लोग को बस यही याद रखना है कि ये लोग औषधि का प्रयोग करते थे, जानते थे उसमें। अब याद रखना है कि आखिर चिकित्सा के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है। तो चिकित्सा का प्रमाण भी यहाँ से मिला है, तो वो कहाँ से मिला है, तो बस वही है मेन चीज। तो औषधि में आप देख लीजिए कि औषधि में ये पारंपरिक जो हम लोग जानते हैं आयुर्वेद, उसी का ये यूज करते होंगे। लेकिन चिकित्सा का, अब शल्य चिकित्सा का प्रमाण यानी सर्जरी का भी प्रमाण यहाँ से मिल गया है। तो वो आखिर कहाँ से मिला है, तो आप देखिए इसका आप लिख सकते हैं। तो औषधि में तो हम बता ही दिए, लेकिन आप एक नोट करके आप लिख लें, शल्य चिकित्सा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो शल्य चिकित्सा का प्रमाण देखिए दो जगह से मिला है, कालीबंगा और एक तथा आप यहाँ लिखें लोथल। ये दो जगह हैं जहाँ से शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला। यानी देखिए एक बच्चे का मूर्ति, मतलब एक कपाल मिला है, यानी कि खोपड़ी मिला है, उसमें एक छेद किया हुआ मिला है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा के माध्यम से, मतलब उससे भी अवगत थे या उसको भी जानते थे, शल्य चिकित्सा के बारे में भी इनको जानकारी थी। तो उसका प्रमाण कहाँ से, कालीबंगा और लोथल से मिला है। तो ये फैक्ट है, बस इसको याद रखिए। औषधि में आपको याद रखना है कि ये लोग भी औषधि मतलब के बारे में जानते थे और उसका प्रयोग वो लोग करते भी होंगे। चलिए, अब इसका मेन जो है कि आखिर समाज, तो ये सारी चीज़ हम लोग समझ गए कि आखिर जो जो बातें थी समाज की वो इस प्रकार थी। लेकिन अब बात ये है कि आखिर समाज में लोग जो महिलाएं रहती थी या पुरुष जो रहते थे उसमें सर्वोच्च कौन थे। तो देखिए इसके बारे में स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ की बहुत सी मृण मूर्ति जो महिलाओं की मिली है, उसके मिलने के आधार पर इतिहासकार का मानना है कि ये जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। इसको लिखिए, हड़प्पा समाज मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक समाज था। यानी महिलाओं की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी थी। इसके जो हम लोग को एविडेंस मिला उस आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ की महिलाएं अच्छी थी, मतलब उनकी स्थिति अच्छी थी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि स्त्री की स्थिति यहाँ पे अच्छी इस वजह से भी बताया जाता है क्योंकि यहाँ से बहुसंख्यक जो मूर्ति मिला है, मृण मूर्ति, वो महिलाओं की मिली है। और इससे यह स्पष्ट है कि यहाँ की स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही होंगी। तो इस समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो वो अच्छी थी। और समाज कैसा था, मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ महिलाओं को एक अच्छा अधिकार दिया गया होगा, ये अनुमान इतिहासकार लगाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखें क्योंकि यह भी बहुत महत्व का चीज़ है और जो आज भी नहीं है हमारे समाज में, तो उसको आप देख लें। देखिए और अब देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रकाश का, यानी समाज में ये सारी बातें तो है। अब समाज में आखिर लाइट, जैसे अंधेरा तो होता होगा वहाँ भी उस समय भी, तो वहाँ पे लाइट का क्या व्यवस्था था। तो ये लोग देखिए मिट्टी के दीपक यानी तो तांबे के दीपक का प्रयोग ये लाइट के लिए करते थे। और उसके बाद सड़कों के किनारे भी कुछ खंभे मिले हैं जिसमें लाइट का यूज किया जाता होगा यानी रात में, तो ये भी प्रमाण वहाँ से मिले। यानी आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना ये लोग आगे की सोच रखते थे। और इससे यह स्पष्ट होता है कि ये लोग बहुत आगे की अपनी मतलब योजनाएं बना के रखे होंगे।
तो इन सभी चीज़ों को आप देखिए, रोशनी के बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये भी बस समझने की है, इसको समझ लें बस। तो यही है, फैक्ट तो इसमें है नहीं, लेकिन इसको जान लीजिए। उसके बाद आ जाइए कि आखिर इनकी जनसंख्या कितनी थी। तो एक दो राइटर हैं जो बोलते हैं कि यहाँ की जनसंख्या है कितनी थी। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या पे ही ज़्यादातर बातें हुई हैं, तो उनकी जनसंख्या किस प्रकार की थी, तो उनके हम लोग बारे में देख लें कि कौन राइटर कितना बताते हैं, मोहनजोदड़ो का जनसंख्या कितना था, ये सभी बताते हैं। तो आखिर कौन कौन से राइटर क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में। तो ये जनसंख्या भी समाज का ही पार्ट है, तो उसको भी देख लें। H.T. लाम्ब्रिक एक इतिहासकार हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की जनसंख्या लगभग 39,000 बताया। फेयर सर्विसेज एक और इतिहासकार है, फेयर सर्विस, एक और इतिहासकार है फेयर सर्विस। तो इनके बारे में भी आप याद रखिए कि इन्होंने मोहनजोदड़ो की जनसंख्या 41,290 बताया। इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या जो होगी वो 41,290। और आपको पता है कि पिगट महोदय जो है, उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की ये जुड़वा राजधानी होगी। पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, तो उसको भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। और उसमें एक और आप याद रखिए, फेयर सर्विस ही एक और बात बोलते हैं इनकी तरह, इन्होंने हड़प्पा की जनसंख्या को भी बताया है। इसकी जनसंख्या लगभग 23,500 यानी 23,500 23,500 बताया इन्होंने इसकी जनसंख्या। तो ये सारी बातें इसकी जनसंख्या पे भी हो गई। तो लगभग आपका सामाजिक स्थिति तो समाप्त हो गया, लेकिन अब एक चीज इसमें रह गया है, वो है कि समाधान, यानी मृतकों का दाह संस्कार किन किन रूप से किया जाता था। तो इनका समाज में समाधान की स्थिति कैसी थी, यानी मृतक को दफनाया जाता था या फिर क्या क्या किया जाता था उनके बारे में। तो समाधान पे भी हम लोग चर्चा कर लें। इसको बोलते हैं हम लोग मृतक क्रिया या समाधान। आप पॉइंट बना के लिखें, चूंकि समाज की स्थिति एक बड़ा चैप्टर है और उसी के ये सारे पार्ट हैं, और इसको एक साथ लिखना या एक साथ समझना ही पड़ता है। चूंकि मेंस में भी ऐसे ही सवाल आए थे कि सामाजिक स्थिति को बताइए, तो उसमें आपको सारी बातें एक साथ आपको लिखनी होंगी और उसका पॉइंट वाइज। तो आप देखिए, मृतक क्रिया इसमें 3 तरीके से होता था। एक होता था पूर्ण समाधान, ठीक है। उसके बाद होता था कलश समाधान, और एक होता था कि मांस भक्षी जानवरों के सामने सबको छोड़कर बाद में उसके बचे हड्डी को दफनाया जाना। यानी अब तीनों को हम समझाते हैं। देखिए, पूर्ण समाधान इसमें हुआ कि कोई व्यक्ति मरा तो उसको डायरेक्ट दफना दिया गया, खत्म उसका कहानी। तो
तो वो पूर्ण समाधान यानी उसको कब्र में डाल दिया गया। दूसरी बात हुई कलश समाधान। तो कलश समाधान के अंतर्गत ये होता था कि किसी व्यक्ति को पहले उसको अगर वो डेथ कर गया है तो उसके शव को पहले जलाया जाता था, उसके बाद उसके जो राख बचते थे जलने के बाद और उसके अस्थि पंजर जो भी बचते थे उसको एक कलश में डालकर उसको दफना दिया जाता था। ये हो गया कलश समाधान। और ये हो गया मांस भक्षी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके शव को पहले खुले में छोड़ दिया जाता था, यानी खेत उत में छोड़ दिया गया और जानवर लोग जो खाने वाले हैं मांस भक्षी जो हैं वो लोग उसका प्रयोग करेंगे या खाएंगे उसको, उसके बाद जो उसका हड्डी बचता था उसको दफना दिया जाता था। इसी को बोलते हैं मांस भक्षी। यानी तीसरा यही है, मांस भक्षी जानवरों के सामने छोड़कर बाद में उसको दफना दिया जाना, यानी उसको खा जाने के बाद जो उसका हड्डी बचता था उसके अवशेष को दफना दिया जाता था। ये 3 प्रकार के थे। देखिए अब बोलते हैं कि कब्र का कहाँ से साक्ष्य मिला, कब्र का सब जगह से, मोहनजोदड़ो से एक भी कब्र का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा से तो मिला ही है, उसको आपको बाद में बताएंगे। और फिर मोहनजोदड़ो से आप देखिएगा कि कब्र का प्रमाण नहीं मिला है। तो ये सारी बातें अब हम लोग सामाजिक स्थिति में इसका देख लिए और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ भी गया होगा सारी बात। तो यही है इसका समाज, यानी हड़प्पा कालीन सामाजिक स्थिति आखिर कैसी थी उस समय के समाज की, हम लोग उसकी चर्चा कर लिए। और अब हम लोग इसके अगले पार्ट पे चर्चा करेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।